हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी क्लास 11, जितने भी डायग्राम दिए गए एनसीईआरटी में सबको मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ। मैंने कल मार्फोलॉजी तक खत्म कर दिया है, आज एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 6 है जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसमें जो पहला डायग्राम दिया गया है एपिकल मेरिस्टम, चाहे रूट हो या स्टेम। एपिकल मेरिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा मेरिस्टम जो क्या होते हैं, मेरिस्टम का मतलब पहले जान जाइए क्या होते हैं कि जो डिवाइड करते हैं, ऐसे सेल जो क्या होते हैं डिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, ये कभी परमानेंट नहीं हो पाते, ये पूरे लाइफ टाइम तक डिवाइड करते रहते हैं। तो जो एपिकल मेरिस्टम है वो रूट हो सकता है, शूट हो सकता है। रूट मतलब जो रूट सिस्टम में आते हैं, शूट का मतलब शूट सिस्टम में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बोल सकते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टम क्या करते हैं, ये प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाते हैं। चलिए एक बार देखते हैं रूट में कैसे होता है एपिकल मेरिस्टम। ये देखिए रूट कैप है। ठीक है, इसको विजुलाइज करिए, ये क्या है, रूट कैप है नीचे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे सेल्स पड़े हुए हैं ढेर सारे यहाँ पे, इसे बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। मतलब कि यही सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन है कि यहाँ पे सेल प्रेजेंट है, इसके बाद कुछ इलोंगेशन के लिए चले जाएंगे, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट होंगे, मैच्योर होंगे, फिर यहाँ पे रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहीं आएगा जहाँ पे क्या निकलेंगे, ढेर सारे बोल सकते हैं छोटे छोटे इपिडर्मल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे। हम बोल सकते हैं यूनिसेलर होंगे, इसे बोलेंगे रूट हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ये वाला और ये वाला, इसको बोलेंगे इनिशिएशन ऑफ द सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरिस्टेमेटिक जो बोल सकते हैं कि जो रूट एपिकल मेरिस्टम है, ये क्या करेंगे, इनके जो सेल है वो डिवाइड करेंगे, मीन्स रूट की फॉर्मेशन होगी। ये वाला पार्ट कौन सा है, कॉर्टेक्स का। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये आगे जाके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब स्टेम से जुड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम में। देखते हैं जैसे कि हम जानते हैं रूट तो जमीन के अंदर जाएगा, तो जो हम बोल सकते हैं कि जो रूट है जमीन के अंदर जब जाएगा तो वहां पे हम बोल सकते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ होंगे, नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन शूट एपिकल मेरिस्टम क्या है, शूट जो होगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो शूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होंगे, टॉप पे प्रेजेंट होंगे। ठीक, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये जो दो स्ट्रक्चर देखे गए हैं इसको बोलते हैं ली प्राइमोडियल। मतलब कि यहाँ पे जो सेल है, जो यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे और ऊपर की तरफ क्या होगा, इधर लीफ निकलेगा और ऊपर की तरफ स्टेम बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा। ठीक है, ये शूट सिस्टम में देख रहे हैं हम लोग। इसके अलावा कुछ ऐसे सेल है जो क्या कहते हैं कि दो मैच्योर या परमानेंट सेल के बीच में रह जाते हैं, बाद में क्या करते हैं, यहाँ से भी बोल सकते हैं लीव्स या फिर स्टेम की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसे बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड भी क्या करते हैं, बाद में इनके सेल भी डिवाइड करते हैं, फिर फॉर्मेशन करते हैं स्टेम या लीफ का। ठीक, ये जो है ये वाले पार्ट, इनको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यू। इनका पूरा तरीके से डिफरेंशिएशन हो गया है, मतलब कि कभी सेल थे, इनका डिफरेंशिएशन हो गया, मेच्योर हो गए, अपना काम करेंगे या डिवीजन नहीं करेंगे। और वैस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है, जैसे जाइलम हो गए, फ्लोएम हो गए, जो कंडक्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होंगे, रूट में नीचे की तरफ, और एपिकल मेरिस्टम अगर शूट की बात करेंगे यहाँ ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा। आगे चलते हैं, अब आगे हम लोग देखेंगे सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू तीन तरह के होते हैं। सिंपल टिश्यू का मतलब क्या है कि ऐसे बोल सकते हैं सेल तो ढेर सारे हो जाएंगे तो टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल, उनका कॉमन ओरिजिन हो, उनका फंक्शन अगर सेम हो तो हम उसे टिश्यू कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल टिश्यू में क्या होंगे, सारे सेल एक जैसे होंगे, एक डायमीटर होगा, एक शेप में होंगे, जैसे भी होंगे सबका इक्वल होगा, इसीलिए इनको बोलते हैं सिंपल टिश्यू। अब एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में आप देखेंगे कि यहाँ पे अरेंजमेंट तो हुआ है सेल का, ये लिविंग होते हैं। ठीक, इनके बीच में भी देखेंगे जहां जहां इनके सेल, इनका जो टिश्यू का अरेंजमेंट है, ढेर सारे सेल से बने हुए, इनके बीच में क्या इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। इनका मेन काम जो होता है स्टोरेज में होता है, फोटोसिंथेसिस करने में होता है, सिक्रेशन में। मेन फंक्शन बोल सकते हैं स्टोरेज के लिए होता है। ये लिविंग होते हैं और इनका जो सेल वॉल है सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला जो है कोलेनकाइमा। ठीक है, ये जो होते हैं ये भी लिविंग सेल होते हैं, बस इनकी खास बात ये है कि इनका जो सेल है या जो इनका अरेंजमेंट है इनके टिश्यू का, एकदम बोल सकते हैं कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, एकदम पूरा फिक्स्ड है, मतलब पूरे भरे पड़े हुए हैं। और एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे इनके जो कॉर्नर होंगे मोटे मोटे होंगे, मीन्स थिकन कॉर्नर। किसकी वजह से है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन की वजह से इनके कॉर्नर्स क्या हो गए, मोटे हो गए हैं। इनमें जो प्रोटोप्लाज्म आप देखेंगे ये वाले प्रेजेंट है और इनके बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं और सेल वॉल होता है। इनका भी काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट करना। ठीक है, और कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डाइकॉट के स्टेम हाइपोडर्मिस में। अभी हम लोग आगे देखेंगे एनाटॉमी किस तरीके का स्टेम का होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो कल पढ़ाए थे लीफ इस तरीके का होता है, ये लीफ बेस हो गया। ये वाला जो होगा पेटेओल, तो वहां पे भी ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ताकि उसको क्या सपोर्ट दे सके। ठीक,
आगे चलते हैं। आगे स्क्लेरेनकाइमा, ये क्या होते हैं? डेड होते हैं। पहली चीज, इन्हें हम बोल सकते हैं लिविंग नहीं है, डेड है, तो इसका मतलब कि इनका काम कुछ ऐसा होगा, कठोर काम कर रहे होंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे होंगे। देखिए यहाँ पे फाइबर हो गया, फाइबर इस तरीके का फाइबर अगर है, ठीक है, बोल सकते हैं कि अगर एक फाइबर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उनमें से ल्यूमेन प्रेजेंट है यहाँ पे बड़ा सा, और यहाँ पे बोल सकते हैं इनका जो सेल वॉल है वो कैसा है? बहुत थिक है, मोटा सेल वॉल है। फाइबर जब भी प्रेजेंट होंगे ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। ये देखिए स्क्लेरिड है, ये इसका स्ट्रक्चर स्पेरिकल शेप का है, ये भी डेड है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पिट हैं और इसमें ल्यूमन पाए गए हैं। इनका भी जो बोल सकते हैं सेल वॉल कैसा है? थिक है। स्क्लेरिड का जो स्क्लेरेनकाइमा है ये कहाँ पाए जाते हैं? पहले इसको देख लीजिए। ये पाए जाते हैं मोनोकॉट के जो स्टेम है, हाइपोडर्मिस जो बना है वहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो टी की लीफ है वहाँ पाई जाती है, चाय की पत्ती में। इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो नट्स होते हैं उनके वॉल पे पाए जाते हैं। जो हम लोग बोल सकते हैं गुआवा खाते हैं, जो उनका पल्प होता है वो भी थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा फाइबरस होता है। किसकी वजह से होता है? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होता है। इसके अलावा ये और जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं जो मोनोकॉट की स्टेम है उसका हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होते हैं? पूरी तरीके के डेड रहते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जैसे सिंपल टिश्यू में क्या था कि ढेर सारे सेल इकट्ठा थे बट उनकी शेप साइज सब कुछ सेम था, डायमीटर सेम थे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होंगे इनका बोल सकते हैं डायमीटर, शेप और साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो दो होते हैं, जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। जो जाइलम है उसका काम क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल सब कुछ कराना प्लांट्स में। और फ्लोएम का काम क्या है? जो भी फोटोसिंथेसिस बन गया है, मतलब कि जो भी फूड बन गया, फूड मटेरियल, उसका क्या कराना है? पूरी तरीके से कंडक्शन कराना है प्लांट के बॉडी में। तो चलिए देखते हैं जाइलम के बारे में। 4 तरीके के होते हैं जाइलम, जैसे वेसल्स हो गया, ट्रैकेट्स हो गया, जाइलम फाइबर हो गए, जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर वेसल्स का है। सबसे खास बात ये होती है कि जो वेसल्स होते हैं ये पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट में। ये जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते। जिम्नोस्पर्म में ट्रैकेट्स पाए जाते हैं बट वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। हम बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म में या फ्लावरिंग प्लांट में जो मेन कंडक्टिंग का काम करता है जाइलम, उसमें कौन होंगे? ट्रैकेट होंगे और वेसल्स होंगे, ठीक है, ये दोनों होंगे। लेकिन ये जो वेसल्स होंगे किसमें नहीं पाए जाएंगे? जिम्नोस्पर्म में, वहां पे ट्रैकेट से होता है कंडक्शन। तो ये दोनों ही क्या है? डेड है। पहली चीज याद रखिए कि डेड है। ये देखिए ये वेसल्स, यहाँ पे देखिए ल्यूमेन क्या है? ज्यादा है। इसमें ट्रैकेट्स में ल्यूमेन क्या है? कम है। इनका काम क्या है? कंडक्शन। इनमें बोल सकते हैं कि लिग्निन की वॉल होती है, इस तरीके से लिग्निन अरेंज होगा, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए अंदर की तरफ इस तरीके से होगा और इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा? वाटर का कंडक्शन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है फ्लोएम का स्ट्रक्चर। फ्लोएम में 4 पार्ट होते हैं। देखिए पहला क्या है? सीप ट्यूब एलिमेंट हो गया, दूसरा हो गया कंपेनियन सेल हो गया, तीसरा हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर फ्लोएम फाइबर्स होंगे। फाइबर्स क्या होंगे? डेड होंगे। पहली चीज फ्लोएम पैरेन्काइमा, यहाँ आगे की तरफ है। इनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना या बोल सकते हैं स्टोरेज, ठीक है। ये क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये याद करना है कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं ये किसमें नहीं पाए जाते? जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते और ना ही कंपेनियन सेल। मतलब सीव ट्यूब एलिमेंट हो गए चाहे कंपेनियन सेल, ये जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते हैं। अब जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होंगे? सीव ट्यूब एलिमेंट तो होंगे नहीं, ठीक है, कंपेनियन सेल भी नहीं होंगे। इसकी जगह कौन से होंगे? सीव सेल होंगे, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ सेल प्रेजेंट होंगे और एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट होंगे उसमें, ठीक है। ये सिर्फ एलिमेंट की एक खास बात ये है कि जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो इनका न्यूक्लियस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होती, इसकी वजह से कैसे हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। तो इनका न्यूक्लियस की जगह कौन काम करता है? यहाँ पे जो कंपेनियन सेल के जो न्यूक्लियस है ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं सिव ट्यूब एलिमेंट्स को, ओके। तो देखिए यहाँ पे कौन है? सिव ट्यूब एलिमेंट्स है। यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल पोर्ट्स पाए जाते हैं, इसे सिव पोर्ट्स कहते हैं। और उसके जस्ट बगल में देखिए कंपेनियन सेल है जिसके पास क्या है? प्रोटोप्लाज्म भरा है पूरा और इसके पास न्यूक्लियस है। इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है तो सारा देख रहे कौन कर रहा है? कंपेनियन सेल कर रहा है। किसका? सिव ट्यूब एलिमेंट का। मेच्योरिटी पे जब मेच्योर हो जाता है सिव ट्यूब एलिमेंट तभी जाके इसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, ये डेड हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया डायग्राम सेशन ऑफ द स्टोमेटा विद द बीन शेप, यहाँ पे गार्ड सेल और दूसरा स्टोमेटा विद द डंबल शेप, ठीक है। यहाँ पे हम स्टोमेटा को देखेंगे। स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है देखिए यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर कौन है? ये स्टोमेटा का है। किसमें है? डाइकॉट्स की बात किया जा रहा है, ठीक है। उसमें देखने को मिलेंगे। इसका जो शेप है बीन शेप, राजमा सबने खाया होगा तो शेप कैसा होता है इसका? बीन शेप होता है ना इस टाइप का। तो वैसे ही शेप यहाँ पे किसका है? गार्ड सेल का, स्टोमेटा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टोमेटल पोर है, ये जगह है जहां से क्या होता है? स्टोमेटल पोर से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड गैसेस होता है। ट्रांसपिरेशन जो प्लांट करता है, प्लांट की लीफ जो करती है, किसके थ्रू करती है? जो स्टोमेटल पोर है इसकी वजह से करती है। जो इनके गार्ड सेल है उनके ऊपर कुछ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, डाइकॉट्स के बारे में बता रही हूँ। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा देखिए ये वाली जो स्टोमेटल पोर के पास यहाँ पे देखिए जो सेल है क्या है? मोटी है, थिक है,
लेकिन जो बाहर दूर जाएंगे थोड़ा तो पतली है। मतलब कि हम बोल सकते हैं जो स्टोमेटल पोर है वहां पे थोड़ी सेल की जो बोल सकते हैं लाइनिंग कैसी है, थिक है, और जो दूर जाएंगे गार्ड सेल की तो वहां पे क्या है, पतली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। जब भी स्टोमेटा ओपन क्लोज होगा तो प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे हेल्प मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेटरी सेल। सबस्ट्रेटरी सेल का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे सेल जो है एपिडर्मिस के जो अपने शेप साइज को क्या कर दिए हैं, मॉडिफाई कर लिए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सबस्ट्रेटरी सेल है। किसके बगल प्रेजेंट है? ये गार्ड सेल के बगल प्रेजेंट है और ये एपिडर्मिस सेल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो डंबल शेप, अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि डंबल शेप या बीन शेप किस में पाए जाते हैं। तो डंबल शेप का जो गार्ड सेल है पाया जाता है मोनोकार्ड से, आप बोल सकते हैं ग्रासेस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए डंबल शेप का। यहाँ पे एक चीज और खास बात है कि जो डंबल शेप का यहाँ पे गार्ड सेल है इस पे कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट है मोनोकार्ड्स में, तो याद रखिएगा। और ये उसके बगल में कौन है, सबस्ट्रेटरी सेल प्रेजेंट है जो अपने आप को क्या कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया, अपने बोल सकते हैं शेप साइज को मॉडिफाई कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, वेरियस टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। मतलब कि जाइलम और फ्लोएम का अब क्या होगा, यहाँ पे बंडल बनेगा तभी जाके कंडक्शन होगा। रेडियल है, कॉन्जाइट क्लोज्ड होगा और कॉन्जाइट ओपन होगा। रेडियल में क्या होगा कि यहाँ पे रेडियस क्या होंगे, सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, मीन्स अल्टरनेट है। यहाँ पे ये क्या है, ये वाले फ्लोएम होंगे, अंदर की तरफ जाइलम होगा। तो रेडियल में मतलब क्या होगा कि रेडियस सबके डिफरेंट होगी। रूट में देखने को मिलता है रेडियल वाला, याद रखिए आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल। ठीक है, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, अल्टरनेट मैनर में अरेंज होंगे रूट्स में। अब यहाँ पे देखिए ये कॉन्जाइंट, कॉन्जाइंट में क्या होगा, ये जाइलम अंदर की तरफ होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। सबसे खास बात ये है कि सेम रेडियस में है, तो ये स्टेम में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रहना चाहिए, डाइकॉट स्टेम में पाए जाते हैं या फिर बोल सकते हैं मोनोकॉट स्टेम। अभी मैंने सिर्फ खाली जाइलम और फ्लोएम बताया है, मतलब मैंने सिर्फ कॉन्जाइंट बोला। जहां मैं ओपन और क्लोज्ड बोलूंगी वहां डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है, यहाँ फ्लोएम प्रेजेंट है। अब देखिए ये वाले स्ट्रक्चर में जाइलम प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है, सेम रेडियस से प्रेजेंट है, कॉन्जाइंट है। लेकिन जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है। यहाँ पे यही कैम्बियम आगे चलकर डिवीजन करता है, में सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये डाइकॉट के स्टेम में देखने को मिलेगा। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि मोनोकॉट के स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्जाइंट क्लोज हो जाएंगे। क्लोज का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए कॉन्जाइंट ओपन का मतलब क्या है, यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में और सबका रेडियस सेम है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो डाइकॉट स्टेम। आगे चलते हैं। आगे स्ट्रक्चर दिया है डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। रूट है तो रूट हेयर भी प्रेजेंट होंगे, यूनिसेलुलर है। ठीक है, एपिडर्मिस है या फिर हम इसको बोल सकते हैं डाइकॉट में एपीबेला। ठीक है, बुक में लिखा गया है। फिर ये कॉर्टेक्स होगी, कॉर्टेक्स में भी पैरेंकाइमा के ही सेल होंगे। कॉर्टेक्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कौन मिलेगा, कॉर्टेक्स के कई लेयर होंगे। इसके बाद आएगा इंडोडर्मिस। ठीक है, इंडोडर्मिस यहाँ पे देखिए अंदर वाली लेयर है। फिर ये कौन होगा, इंडोडर्मिस की खास बात ये सुबिरिन नाम की बोल सकते हैं। यहाँ पे सुब्रिन का मतलब क्या होता है कि ना ऑक्सीजन ना वाटर के लिए इम्परमेबल होते हैं। ठीक है, तो ये वैक्सी लेयर होती है, बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पे क्या करना, वाटर को भेजना। ठीक है, ये देखिए पेरीसाइकिल हो गया, बीच में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम का मतलब होता क्या है कि ऐसे जाइलम जो पहले बने होंगे, नाम से लग रहा प्रोटो मतलब पहले बने होंगे, मेटा मतलब बाद में बने होंगे। अब बात करते हैं रूट में। ठीक है, तो रूट में जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ये मान लीजिए पिट है। ठीक है, और ये पेरीफेरी है। तो प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो मेटाजाइलम जो बाद में जाइलम बनते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो पिट है उसके पास प्रेजेंट होंगे। तो याद रखिएगा इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सार्च, इसको बोलते हैं एक्सार्च। ठीक है, चाहे डाइकॉट का रूट हो चाहे मोनोकॉट का रूट हो, वहाँ पे जो बोल सकते हैं जो प्रोटोजाइलम होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे। और जो मेटाजाइलम होंगे अंदर की तरफ बनेंगे, नए वाले जो जाइलम होंगे अंदर की तरफ बनेंगे, मतलब पिट के पास बनेंगे। तो इस वाले कंडीशन को एक्सार्च कहते हैं और ये बोल सकते हैं ये रूट्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन स्टेम में क्या होता है, स्टेम में इसका अपोजिट हो जाता है। ये मान लीजिए पिथ है और ये है पेरीफेरी। तो जो बोल सकते हैं जो प्रोटोजाइलम होंगे वो कहाँ होंगे, प्रोटोजाइलम पिथ के पास होंगे, यहाँ होंगे जो सबसे पहले जाइलम बने होंगे। और जो मेटाजाइलम होंगे वो पेरीफेरी पे होंगे। तभी तो जाके ढेर सारे इस तरीके से जाइलम बनेंगे, बनते रहेंगे। और जो ग्रोथ है या बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी किसकी, स्टेम की, क्या होगी, देखने में पहले प्लांट रहा होगा, फिर ट्री जब बनेगा तो कितना मोटा होता जाएगा। क्यों, वो क्या है, वो सब सेकेंडरी जाइलम है, मतलब कि बोल सकते हो मेटाजाइलम। इस कंडीशन को बोलते हैं इंडार्च, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम है कहाँ है, पिट के पास है। तो इंडार्च या फिर एक्सार्च। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि प्रोटोजाइलम है कहाँ, पिट के पास प्रेजेंट है।
कि पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। अगर हम रूट्स की बात करेंगे तो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक्सार्च। कौन प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम तो पिथ के पास प्रेजेंट है। स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम में क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम होंगे वो पिथ के पास प्रेजेंट होंगे और जो मेटाजाइलम होंगे वो कहाँ होंगे, पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं इंडार्च कंडीशन। तो ये याद रखने वाली कंडीशन, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, पिथ है इधर वाला, और ये कौन है, फ्लोएम है यहाँ पे, क्योंकि रूट है। रूट में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन, ये है रूट की। रूट में कैसा होता है, रेडियल, मतलब कि अल्टरनेट फॉर्म, दूसरे डिफरेंट रेडियस पे क्या होंगे, जाइलम फ्लोएम अरेंज होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं, ये देखिए मोनोकॉट के रूट में देखिए यहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स क्लियर है, एंडोडर्मिस है, ठीक है। अब ये जो है ये वाली पेरीसाइकिल है, यहाँ पे प्रोटोजाइलम होंगे। प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट होंगे, याद रखिएगा, पेरीफेरी पे हैं। अब पिथ के पास कौन होंगे, जो मेटाजाइलम है वो कहाँ प्रेजेंट है, पिथ के पास। तभी तो यहाँ पे कंडीशन आ रही है एक्सार्च रूट में, ठीक है। इसके अलावा इनका जो पिथ होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, किससे, डाइकॉट से। याद रखिए दोनों का डिफरेंस यही है कि डाइकॉट से बड़ा होगा। आगे चलते हैं, आगे स्ट्रक्चर दिया गया है किसका, स्टेम का, ठीक है। डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, ये डाइकॉट का स्टेम हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस है, इनमें देखिए छोटे छोटे कुछ यहाँ पे बोल सकते हैं ट्राइकोम प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये शूट के हेयर प्रेजेंट है। ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। सबसे खास बात, रूट हेयर जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर कौन है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। अब बात करते हैं डाइकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस किसकी बनी है, कोलेनकाइमा की बनी हुई, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर कौन है, पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, ठीक है। और अंदर कौन है इसके बाद, फिर है एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस। इसमें देखिए पिथ, देखिए कितना बड़ा सा पिथ है, किसमें, डाइकॉट स्टेम की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएंगे जाइलम, ये वाले जाइलम हो जाएंगे। ये पीछे वाले कौन होंगे, फ्लोएम होंगे। स्ट्रक्चर में देखिए ये वाला कौन होगा, जाइलम होगा, ठीक है। ये जाइलम होंगे, ये वाले कौन होंगे, फ्लोएम होंगे। ये वाले स्ट्रक्चर, इनके बीच में देखिए कैम्बियम पाया जा रहा है, मतलब कि डाइकॉट स्टेम में क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा, तभी तो यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है। तो ये कौन बोल सकते हैं, कॉन्जॉइंट ओपन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो मैक्सिलरी रे है ये यहाँ से निकलेंगे और पिथ है। अब यही डायग्राम यहाँ पे इनका देखिए, एपिडर्मिस हो गया, ये कौन है, बोल सकते हैं एपिडर्मल हेयर है, ट्राइकोम्स प्रेजेंट है। क्वालिनकाइमा कौन होते हैं, हाइपोडर्मिस के बने होते हैं, किसमें, डाइकॉट स्टेम में बने होते हैं। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में कौन यहाँ पे होगा, क्लोरेनकाइमा की जगह यहाँ पे होगा स्क्लेरेनकाइमा, ओके। फिर यहाँ पे देखिए पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, ये एंडोडर्मिस हो गया, ये हो गया पेरीसाइकिल। इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्लोएम होगा, ये देखिए कैम्बियम प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगा डाइकॉट स्टेम में, ओके। यहाँ पे देखिए ये है मेटाजाइलम। मेटाजाइलम कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ ये देखिए पिथ है, और मेटाजाइलम प्रेजेंट कहाँ है, पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी कंडीशन आ रही है, इंडार्च, क्योंकि प्रोटोजाइलम कहाँ है, पिथ के पास प्रेजेंट है। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, इंडार्च कंडीशन स्टेम में हो गई, याद रहना चाहिए। एक्सार्ट कंडीशन कहाँ थी, रूट में थी, ठीक है। तो यहाँ हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मोनोकॉट। ये मोनोकॉट का एपिडर्मिस हो गया। ये हाइपोडर्मिस इनका किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, क्योंकि इनको और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। यहाँ पे जो इनके वेस्कुलर वेंडल होंगे वो पूरी तरीके से बोल सकते हैं स्कैटर होंगे, बिखरे होंगे पाउच के फॉर्म में, ठीक है। ये ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे। आगे देखते हैं, ये देखिए एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए हैं। यहाँ पे जो इसके वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पे देखिए इसके वेस्कुलर बंडल है इस टाइप के। ये भी इनका अरेंजमेंट भी सेम है। फ्लोएम कैसा है, बाहर की तरफ है, अंदर कौन है, जाइलम है। इस वाली कंडीशन, मतलब यहाँ पे फ्लोएम हो गया, जाइलम, बट यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं पाया जाता, मतलब कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। ये ढेर सारे ग्राउंड टिश्यू हैं। आगे चलते हैं, आगे है लीफ का स्ट्रक्चर डाइकॉट मोनोकॉट्स का दिया गया है। ये डाइकॉट की लीफ है, पत्ती है ये, ठीक है। ये वाली भी एपिडर्मिस है, यहाँ पे भी एपिडर्मिस है। बस खास बात क्या है, एडेक्सियल एपिडर्मिस, ये क्या है, अपर एपिडर्मिस है। अब एक्सियल जो है लोअर एपिडर्मिस है। तो एडी जहाँ रहेगा अपर रहेगा, एबी जो होगा लोअर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मेसोफिल दो टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए एडेक्सियल एपिडर्मिस कौन से है, पैलिसेड वाले हैं, जो जिनका सिलेंडर टाइप का इस टाइप का शेप है, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से पैरेलली अरेंज है, ठीक है। अब बीच से ही देखेंगे कि यहाँ पे स्पॉन्जी मेसोफिल किस तरीके से अरेंज है, इनका शेप स्पॉन्जी जैसा है, ठीक है, इस तरीके के हैं। ये भी क्या है, पैरेन्काइमा से ही बने हुए हैं, बट इनका शेप डिफरेंट है इस मेसोफिल का। ये कहाँ तक प्रेजेंट है, एबैक्सियल एपिडर्मिस में लोअर जो सर्फेस का एपिडर्मिस है वहां तक प्रेजेंट है। सबसे खास बात यह है कि जो पैलिसेड मेसोफिल है इनमें बोल सकते हैं स्पेस कम है, लेकिन जो स्पॉन्जी मेसोफिल है यहाँ पे स्पेस ज्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पे एयर कैविटी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे स्टोमेटल, यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है, सब स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट है यहाँ पे।
ये देखिए अभी लीफ में देखिए यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम, लीफ में देख रहे हैं जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से प्रेजेंट, जाइलम यहाँ है, ठीक है, फ्लोएम देखिए यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ पे इनके जो वैस्कुलर बंडल्स के ऊपर क्या बोल सकते हैं, बंडल सीथ है, कवरिंग है बंडल सीथ की, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आगे देखते हैं मोनोकॉट का। मोनोकॉट में देखिए क्या है, मोनोकॉट की खास बात ये है कि यहाँ पे स्पॉन्जी लेयर वाले प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कि पैलिसेड फॉर्म के मेसोफिल रहेंगे कि स्पॉन्जी फॉर्म के, यहाँ पे एक ही टाइप का बोल सकते हैं मेसोफिल पाया जाता है। ये क्या होंगे, एडेक्सल सर्फेस में अपर लेयर वाले सर्फेस होंगे एपिडर्मिस की, ये लोअर लेयर ऑफ द सर्फेस होंगे किसके, एपिडर्मिस के, इसको बोल सकते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। यहाँ पे जो जाइलम है ये प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो बोल सकते हैं फ्लोएम है ये प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, जाइलम अलग है फ्लोएम अलग है पूरी तरीके से दोनों ही लीफ में। बट खास बात यहाँ पे ये है कि जो मेसोफिल यहाँ पे होंगे, यहाँ पे स्पॉन्जी वाले लेयर वाले होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो दो टाइप के थे, स्पॉन्जी मेसोफिल भी थे और पैलिसेड वाले थे, लेकिन यहाँ पे कौन होंगे, स्पॉन्जी वाले होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सब स्टोमेटल कैविटी पाई जाएगी। यहाँ पे आप देखिए कि जो स्पॉन्जी वाले मेसोफिल थे यहाँ पे काफी एयर कैविटी प्रेजेंट थी, बहुत ढेर सारी एयर कैविटी प्रेजेंट थी, बट यहाँ पे देखिए बहुत एयर कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, सब स्टोमल कैविटी प्रेजेंट है। तो याद रखिए कि जो डाइकॉट है वहां पे बोल सकते हैं टू टाइप की मेसोफिल देखने को मिलती है, स्पॉन्जी पैलिसेड। स्पॉन्जी वाले जो होते हैं वहां पे ढेर सारी देखिए यहाँ पे एयर कैविटी प्रेजेंट है, पैलिसेड में भी प्रेजेंट है, बट सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पॉन्जी वाले पे प्रेजेंट है। अगर हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टाइप की मेसोफिल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बने होते पैरेन्काइमा के ही, जो टिश्यू है पैरेन्काइमा के ही बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी यहाँ पे बोल सकते एयर कैविटी नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाली जो ये कैविटी है ये बोलते हैं सब स्टोमेट कैविटी है, यहाँ पे स्टोमा है वहाँ उसकी कैविटी प्रेजेंट है। आगे चलते हैं, जो 7 चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अब हम देखेंगे एनिमल में किस तरीके से यहाँ पे टिश्यू का अरेंजमेंट है। तो सबसे पहला जो है सिंपल एपिथेलियम है, ये 3 तरीके के होते हैं। सिंपल एपिथेलियम का मतलब कि जो ऊपर की लेयर है एपिथेलियम की उसकी, स्क्वैमस, क्यूबैडल और कोलिब्नर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्क्वैमस वाले हैं, ये फ्लैटन होते हैं, ये बोल सकते हैं इरेगुलर, इनकी बाउंड्रीज होती हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, बस बोल सकते हैं ये टाइल्स लाइक होते हैं, इरेगुलर होते हैं। ये कहाँ देखने को मिलते हैं, बोल सकते हैं जो एल्वेलाई है, सैक है, वहाँ पे जो ब्लड वेसल है, डक्ट है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, डिफ्यूजन कराना। फिर क्यूबाइडल एपिथेलियम में देखेंगे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देख के हम बता रहे हैं क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें भी क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्यूबाइडल एपिथेलियम होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन के पीसीटी वाले रीजन में। इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन कराना और सिक्रेशन कराना। फिर कोलमनर एपिथेलियम की सबसे खास बात क्या है कि सिलेंडर लाइक होते हैं, ठीक है। इनका जो शेप है सिलेंडर लाइक है, जो न्यूक्लियस होगा उनके बेस पे प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। कुछ कोलमनर एपिथेलियम क्या होते हैं, उनके ऊपर क्या आ जाता है, सीलिया आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये सिलेरी मूवमेंट कराते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब है वहां पे भी सीलिया होता है, तभी तो ओवम आगे की तरफ जाता है ओविडक्ट से यूट्रस की तरफ, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये उन वहां पे प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं इनका क्या हो जाता है, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो ये ग्लैंड की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यहाँ पे मॉडिफिकेशन होने के बाद यूनिसेलुलर ग्लैंड बने, एक सेल ग्लैंड बने, जैसे कि ग्लोबुलर सेल। इसका काम क्या है, सिक्रीशन कराना, किसका, म्यूकस का। कहाँ कराते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में कराते हैं। फिर मल्टीसेलुलर की बात करते हैं, यहाँ पे ढेर सारे, यहाँ पे मल्टीसेलुलर ढेर सारे यहाँ पे क्या है, जो कॉलमनर एपिथेलियम में मॉडिफिकेशन हो गया उनके सेल का, इस तरीके से ढेर सारे यहाँ पे सेल बन गए। तो ये मल्टीसेलुलर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड में, वहां पे सिक्रीशन कराते हैं सलाइवा का। आगे चलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है, यहाँ पे सिंपल में क्या था, एक लेयर था, सिंगल लेयर था, लेकिन कंपाउंड में मल्टीपल लेयर है, 1 2 3 4 बहुत सारे लेयर है, ठीक है, मल्टी लेयर होते हैं ये। इनका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, कहाँ, केमिकल से, या फिर बोल सकते हैं बाहर जो भी फिजिकल है इन्वायरमेंट है उससे कराना, ठीक है। इनका सिक्रेशन भी होता है। ये क्या करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट होते हैं, बोल सकते हैं फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं इनकी, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि जो मल्टी लेयर सेल होते हैं इनकी, ये क्या करते हैं, काफी लेयर्स बना लेते हैं, ताकि ये हमको प्रोटेक्शन, जो हमारी स्किन है ये क्या है, मल्टी लेयर्ड सेल है, ठीक है, ताकि जो बाहर के माइक्रोब से एंटीजन है उससे बचा सके। अब आगे चलते हैं, आगे दिया है लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे अब उनमें 2 टाइप के होंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में देखिए एरोलर टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया। एरोलर में देखिए ये वाले मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी देखते हैं कि कोई एंटीजन प्रेजेंट है उसे क्या जाते हैं, खा जाते हैं, निगल जाते हैं उनको, ठीक है। ये कौन है, फेब्रोब्लास्ट है। यहाँ पे देखिए कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये है मास्ट सेल। मास्ट सेल से क्या निकलता है, हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन यहाँ से निकलते हैं, तो ये किससे, मास्ट सेल से निकलते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है किसका है, एरोलर टिश्यू का होता है। और यहाँ पे जो हिस्टामिन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये वॉसो
डायलेटर होते हैं। ठीक है, अगर ब्लड वेसल क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट है, तो उसको क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेरोटोनिन की, ये क्या है सेरोटोनिन, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं वासो कॉन्ट्रैक्टर। जो ब्लड वेसल अगर वहां पे इस तरीके से है, रिलैक्स है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे ये। इसके अलावा जो हिपेरिन होते हैं, इसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। जो ब्लड है, अगर हम ब्लड को बाहर निकाल के रख दे तो कुछ टाइम बाद देखेंगे क्लॉटिंग आ रही, किसकी वजह से आ रही है, वहां पे कुछ फेब्रोजन प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर हम उसमें हिपेरिन डाल देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एंटीकोगुलेंट। मतलब कि हम ब्लड बाहर निकाल के अगर रखेंगे, उसमें हिपेरिन अगर ऐड कर दिए बाहर से, तो वो क्या होंगे, कोगुलेशन नहीं दिखाएंगे, मींस क्लॉटिंग नहीं होगा। आगे चलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में देखिए, ये जो पूरी एरिया है, ये जो पूरी जगह है, ये क्या है, फैट स्टोरेज एरिया है। यहाँ पे फैट स्टोर होता है, किसमें, एडिपोज। जो हम लोग खा खा के मोटे हो जाते हैं, जो हमारा फैट कहाँ स्टोर होता है, ये होता है एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। क्योंकि हमें जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, उतना ही हमारा जो खाना है वो उतना ही यूटिलाइज होता है एटीपी बनने में। लेकिन जो ज्यादा बन जाता है हमारे बॉडी में, ज्यादा ग्लूकोज है, कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे हमारी बॉडी में ना। तो कोई ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, कोई फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जो फैट के फॉर्म में स्टोर होते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। तो ये देखिए एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर है। इनमें देखिए न्यूक्लियस कहाँ पाया जा रहा है, पेरिफेरी पे पाया जा रहा है, बीच में कहीं न्यूक्लियस नहीं है, पेरिफेरी पे पाया जा रहा है। और इनमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है स्ट्रक्चर देखिए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब तक हमने देखा था लूज कनेक्टिव टिश्यू, अब डेंस को भी देख लेते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो होते हैं, डेंस रेगुलर होगा, डेंस इरेगुलर होगा। जो डेंस रेगुलर होगा, यहाँ पे कोलेजन फाइबर जो होंगे पैरेलली, मतलब अच्छे से अरेंज होंगे। ठीक है, इस तरीके से अरेंज होंगे। ठीक, और डेंस इरेगुलर में क्या होगा कि जो कोलेजन फाइबर होंगे वो कहीं भी अरेंज हो जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल कौन है, इस वाले के जो डेंस रेगुलर वाले टिश्यू है, इसके एग्जांपल हो गए बोन टू बोन, जो जोड़े रहते हैं बोन टू बोन। कौन जोड़े रहते हैं, बोन टू बोन लिगामेंट। जो लिगामेंट होते हैं, इसकी वजह से बोन एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बोन टू जो हमारा स्केलेटन मसल है, उससे जुड़ा होता है, किसके थ्रू जुड़ा होता है, टेंडन की वजह से। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, बोल सकते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम बोल सकते हैं मोस्टली कोलेजन होते हैं या फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल जो अच्छे से अरेंज नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये पैरेलली सब अरेंज है, लेकिन ये कहीं भी कुछ किसी भी फॉर्म में अरेंज हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब इनके कुछ अलग काम है। जैसे कि हो गया कार्टिलेज, हो गया बोन, हो गया ब्लड, हो गया। ठीक है, अब कार्टिलेज की बात करते हैं। ये देखिए कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये ढेर सारे यहाँ पे कोलेजन के फाइबर प्रेजेंट है बीच में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्टिलेज के जो सेल है, इसको बोलते हैं कोंडोसाइट। मतलब कि कार्टिलेज के जो सेल है क्या बनाते हैं, यहाँ पे कोंडोसाइट है, वो क्या बनाएंगे, यहाँ पे प्रोटीन बनाएंगे, तभी जाके कार्टिलेज बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये बोन का स्ट्रक्चर है। बोन में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, ओसिन। ठीक है, यहाँ पे ओसिन वाले पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, बोन की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ब्लड में। ब्लड में देखिए आरबीसी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीसी का जो शेप होता है बाइकॉनकेव शेप होता है। ठीक है, और राउंड भी होता है, बाइकॉनकेव शेप भी होता है। इसके अलावा प्लेटलेट की बात करते हैं, इनमें बोल सकते हैं कि ये जो प्लेटलेट होते हैं इस तरीके के शेप होते हैं। इनका बोल सकते हैं कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होता, क्योंकि मेगा कैरियोसाइट जो सेल होता है उसका ब्रेकडाउन होते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में हुए होते हैं। और डब्ल्यूबीसी का शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो शेप होता है एमीबॉइड शेप होता है। जैसे जिस तरीके से अमीबा अपना स्ट्रक्चर बदलती रहती है, ऐसे इनका भी शेप कैसा है, एमीबॉइड है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आरबीसी जो होंगे राउंड एंड बाइकॉनकेव होंगे, और जो डब्ल्यूबीसी होंगे कैसे, एमीबॉइड शेप के होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू में कौन होंगे, स्केलेटन मसल होंगे, स्मूथ मसल होंगे और कार्डिक मसल होंगे। स्केलेटन मसल का मतलब हम जो भी अपना हाथ पैर किसी भी तरीके से हम चेंज कर पा रहे हैं, ये क्या है, सब स्केलेटन मसल है। ठीक है, हम जिस चीज को बदल पा रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में, तो हम बोल सकते हैं वॉलेंट्री है ये। ठीक है, स्ट्रेटेड है, और आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब यहाँ न्यूक्लियस यहाँ न्यूक्लियस, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्ट्रेटेड है, कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जा रही, और ये हमारे अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, तो इसको बोल सकते हैं वॉलेंट्री है ये। ठीक है, अब देखते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, जो हॉलो ऑर्गन है, जैसे मैं बोल सकती हूँ यूट्रस हो गया। ठीक है, हमारा जो स्टोमच है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं। इनका जो बोल सकते हैं कि किस तरीके का शेप है, स्पिंडल लाइक शेप है। ठीक है, इनके दोनों एंड कैसे हैं, टेपरी टाइप के हैं, मतलब कि ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनमें देखिए एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, मतलब ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, और ये क्या है, इनवॉलेंट्री। हम इसको नहीं बदल सकते। कभी हम अपने पेट को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं खुद से, हाँ नहीं कर सकते ना, तो ये इनवॉलेंट्री है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, तो अनब्रांच्ड है ये।
आगे देखते हैं, आगे कौन है, कार्डिक मसल। कार्डिक मसल कौन होते हैं, हमारे हार्ट की मसल होती है। अब इसकी खास बात क्या है, देखिए यहाँ पे आपको एक एक न्यूक्लियस दिख रहा है, तो मतलब ये क्या है, यूनि न्यूक्लिएटेड है। यहाँ पे देखिए ढेर सारे न्यूक्लियस थे, तो इसका मतलब ये वाले कैसे थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे भी एक थे, यहाँ पे भी एक थे, ठीक है। तो ये यूनि न्यूक्लिएटेड हो गए। इनमें देखिए ब्रांचिंग पाई जा रही है, इस तरीके से ब्रांचिंग है। ये कैसे, स्ट्रेटेड है, ये भी स्ट्रेटेड है, ये नॉन स्ट्रेटेड मसल थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जंक्शन पाए जाएंगे दो एडजेसेंट सेल के बीच में, तो ठीक यहाँ पे जंक्शन पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी खास बात है कि क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अब एक बार एक साथ देख लेते हैं, ये स्ट्रेटेड होंगे, नॉन स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनि न्यूक्लिएटेड, यूनि न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इसके अलावा ये कैसे होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, ब्रांच्ड होंगे। ये कैसे होंगे, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, और ये इनवॉलेंट्री होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, न्यूरल टिश्यू के बारे में बात करते हैं, न्यूरॉन विथ न्यूरोगिलिया के साथ। ये देखिए एक्सॉन है, ये वाला सेल बॉडी होगा जहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये डेंड्राइट है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो है न्यूरोगिलिया सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन होंगे, एक्सॉन ही क्या करता है, पूरा ट्रांसमिट कराता है, जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होंगे लेके जाएगा दूर तक, दूसरे न्यूरॉन से जोड़ेगा, ठीक है। डेंड्राइट क्या होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, ये पूरा क्या करते हैं, यहाँ पे भी छोटे छोटे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे नेसल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, कहाँ पे, डेंड्राइट में पाए जाते हैं, और साथ में सेल बॉडी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन है, कॉकरोच, ठीक है। ये एक्सटर्नल फीचर किसका है, कॉकरोच का। कॉकरोच दिखता कैसा है, सबने देखा होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ देखिए उसका हेड है, ठीक है, ये होगा उसका थोरैक्स, ये होंगे एब्डोमेन, ठीक है। तीन पार्ट होते हैं, हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, एंड दिस इज एब्डोमेन। अब हेड में देखिए कौन कौन है, उसके पास कंपाउंड आई है, मतलब कि एक लोग को, मतलब एक इमेज को, इसके एक आंख में ना 2000 ओमिटिडिया पाई जाती है, जिसकी वजह से वो एक इमेज को ना 4000 इमेज के फॉर्म में देख सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, देख तो सकता है इतने सारा इमेज एक साथ, लेकिन उसको रेजोल्यूशन नहीं है, मतलब उसको क्लैरिटी नहीं दिखेगी, सब मोज़ेक विजन होगा, मतलब कि धुंधला धुंधला दिखेगा उसे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए फिलीफॉर्म एंटीना पाया जाता है, जिससे वो सेंस करता है, जहाँ भी जाता है वो सेंस करेगा। ये देखिए इसको बोलते हैं प्रोटोनोटेटम, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा मीजोथोरेसिक हो गया। इसके अलावा अब कौन आएगा, यहाँ पे मेटाथोरेसिक आएगा। अब जो इसकी थोरैक्स वाले पार्ट है, वहाँ पे हर एक थोरैक्स के जो भी सेगमेंट्स हैं, वहाँ से क्या निकलेंगे, वन पेयर लेग निकलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये है प्रोटोथोरेसिक, यहाँ किससे निकला हुआ है, जो यहाँ पे प्रोटोथोरेसिक था। इसके बाद मीजोथोरेसिक जो बीच वाला होगा, वहाँ से मीजोथोरेसिक लेग निकलेंगे, और मेटाथोरेसिक से निकलेंगे मेटाथोरेसिक लेग, ठीक है। ये एब्डोमेन है, यहाँ पे 10 सेगमेंट्स पाए जाते हैं कॉकरोच में। और एनल सर्काई, याद रखिएगा, एनल सर्काई, सर्कस सबने देखा होगा, तो सर्कस में लड़की भी रहता है, लड़का भी रहता है। इसका मतलब जो एनल सर्काई है, फीमेल या मेल दोनों कॉकरोच में प्रेजेंट होंगे। लेकिन एनल स्टाइल कौन मारता है, लड़के मारते हैं स्टाइल, तो एनल स्टाइल कौन कहाँ प्रेजेंट होगा, हम बोल सकते हैं मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एनल सर्काई मेल फीमेल दोनों कॉकरोच में प्रेजेंट होंगे, लेकिन एनल स्टाइल जो होगा वो सिर्फ मेल वाले में प्रेजेंट होगा। स्टाइल कौन मारता है, लड़के मारते हैं, ठीक है, लड़कियां तो फैशन मारती हैं। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया है कि जो मीजोथोरेसिक है, वहाँ से एक विंग निकली है, और मेटाथोरेसिक से भी विंग निकली है। जो मीजोथोरेसिक के विंग होंगे उसको क्या बोलेंगे, टेगमीना बोलेंगे। इसका कोई काम नहीं होता है, ये क्या करते हैं, जब भी कॉकरोच रेस्ट में होते हैं, जब मतलब उड़ते नहीं है, फ्लाइट नहीं करते, तो ये क्या करता है, ये जो वाला विंग है, ये वाला, ये क्या करता है, कवर कर लेता है किसको, कॉकरोच को, ऊपर वाले पार्ट को। जो हाइंड विंग होंगे ये किस में हेल्प करेंगे, फ्लाई करने में हेल्प करेंगे इसके, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए एक एक दिया है। ये हेड वाला पार्ट था, यहाँ पे इसकी कंपाउंड आई है, ऑसिलस है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये मैंडिबल है, ये हो गया लैब्रम, इसको बोलते हैं अपर लिप, ठीक। लाइब्रम को बोलते हैं लोअर लिप, ये हो गया मैक्सिला। अब इनके काम भी देख लेते हैं। लैब्रम एक होगा, मीन्स अपर लिप एक है, ठीक है। लाइब्रम क्या होगा, एक होगा। लोअर लिप क्या है, एक है, ठीक। इसके अलावा जो मैंडिबल है, ये जो मैंडिबल है ये देखिए दो होंगे, मीन्स वन पेयर होंगे। ये इनका काम क्या है, ग्राइंडिंग करने का, और फिर इंसीजिंग, मतलब कि तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, जो भी इनका फूड पार्टिकल होगा उसको तोड़ तोड़ के खाएंगे, ठीक है। हाइपोफेरिंक्स का मतलब क्या है कि इनका जो बोल सकते हैं टंग, ये हाइपोफेरिंक्स है, ठीक है, उसको बोल सकते हैं ये मैक्सिला है, ये वाला पार्ट। और ये कौन है, लाइबम है, मतलब इसका ये लोअर लिप है। आगे चलते हैं, इसका आप एलिमेंट्री कैनाल देख लेते हैं, किसका, कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल है। ये देखिए यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, ये सैलिवरी ग्लैंड है, इस तरीके से। इसका मतलब कि कॉकरोच के पास दो पेयर सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, मतलब कि दो पेयर है। इनका जो सिक्रीशन होगा किस में जाएगा, सैलिवरी रिजर्व में जाएगा। ये क्या है, फेरिंग्स हो गए। फेरिंग्स के बाद कौन आएगा, इसोफेगस आएगा। इसोफेगस के बाद कौन आएगा, क्रॉपवाले रीजन होगा, जहाँ पे फूड पार्टिकल क्या होंगे, स्टोर होंगे, ठीक है। जो ग्राइंडिंग रीजन होगा, यहाँ पे जो फूड होंगे उनका ब्रेकडाउन होगा, खूब खूब
तोड़ा जाएगा यहाँ, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं 6 क्यूटिकल, अंदर की तरफ क्या है टीथ पाए जाते हैं जो क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हेपेटिक सीका कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोल सकते हैं फोरगट और मिड गट के जंक्शन में। यहाँ पे फोरगट होगा, ये मिड गट होगा, ये वाला पार्ट किसका है मिड गट का, यहाँ तक पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो जंक्शन है हेपेटिक सीका कहाँ प्रेजेंट है, फोरगट और मिड गट के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पे 6 to 8 इनका काम क्या होता है डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन कराना। ठीक है, ये है मिड गट, इतना बड़ा सा, तो इसको बोलते हैं मिड गट। मिड गट को बोलते हैं मेस्ट्रॉन। इस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए जो मालपेजियन टिब्यूल होंगे जो कहाँ प्रेजेंट है मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट है, जहाँ पे दोनों का मिलन हो रहा है, मिड और हाइंड गट का जंक्शन। तो इसको बोलते हैं मालपेजियन टिब्यूल। यहाँ पे 100 से लेके 150 मालपेजियन टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है एक्सक्रीशन कराना। ठीक है, इंसेक्ट्स में। अब देखिए ये हाइंड गट में कौन कौन प्रेजेंट है, हो गया इलियम हो गया, कोलॉन हो गया और रेक्टम हो गया, ये प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच, मतलब कि एनेलिडा में तो हमने देखा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम थे, बट ऑर्थोपोड में क्या हो गया ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है एंटीरियर ओरोटा, एक्सिलरी मसल है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए चैम्बर ऑफ द हार्ट है, उनके हार्ट के चैम्बर प्रेजेंट है किसमें कॉकरोच की पूरी बॉडी में। देखिए यहाँ पे किस तरीके से एक्सिलरी मसल है, यहाँ पे स्पेंडर लगे होते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं ये कितने होते हैं 10 पेयर होते हैं ये। ठीक है, 10 पेयर स्पेंडर लगे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा सर्कुलेशन होगा कॉकरोच में। आगे चलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच मेल एंड फीमेल। अब मेल और फीमेल की बात करते हैं। याद रखिए टेस्टिस, ये मेल का बात है तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होगा, किस सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। एब्डोमेन में तो 10 सेगमेंट होते हैं। तो सोचिए अगर लड़का क्रिकेट खेलेगा तो या तो चौका मारेगा हर बॉल पे या तो छक्का मारेगा, तो इसका मतलब जो टेस्टिस होगा वो 4 to 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। मतलब 4 to 6 सेगमेंट ही मैंने ट्रिक दिया है कि अगर लड़का क्रिकेट खेलेगा, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा छक्का चौका ही मारेगा, बट मैं मान लेती हूँ कि हर बॉल पे क्या सोचेगा छक्का मारूं या फिर चौका मारूं। तो यहाँ पे जो टेस्टिस होंगे 4 to 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होंगे। ये देखिए ये है पैथेलिक ग्लैंड, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। स्मॉल ट्यूब्यूल लॉन्ग ट्यूब्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये लॉन्ग होंगे स्मॉल होंगे। इसके अलावा ये क्या है सिमाइनल वेसिकल है, जो स्पर्म बनेंगे स्टोर कहाँ होंगे टेम्परेली यहाँ पे स्टोर होंगे सिमाइनल वेसिकल में। इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच की बात की जा रही है। ठीक है, ये है वॉस डिफरेंस। यहाँ से क्या होगा टेस्टिस में जो भी स्पर्म वगैरह बनेंगे इस तरीके से वॉस डिफरेंस के थ्रू कहाँ पे आएंगे सिमाइनल वेसिकल में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जो प्लेटरी डक्ट है जब भी उसको बाहर निकालना होगा डिस्चार्ज करना होगा स्पर्म तो इसके थ्रू निकालेगा। ये हो गया राइट पैलोमियर हो गए, इधर वाले लेफ्ट पैलोमियर होंगे। ये हो गया वेंट्रल पैलोमियर। ठीक है, आगे की तरफ होगा एनल सर्कस, कहाँ होगा मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉर्डल स्टाइल यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कि मेल कॉकरोच की सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे स्टाइल प्रेजेंट होगा एनल स्टाइल या फिर कॉर्डल स्टाइल। ठीक है, ताकि कॉपुलेशन कर सके इसकी हेल्प से। ये है सीडोटेस्टिस हो गया, ये है टिलिएटर प्रेजेंट है, और यहाँ पे लेफ्ट पैलोमियर प्रेजेंट है। आगे चलते हैं फीमेल का देखते हैं स्ट्रक्चर। ये देखिए कोन जैसा स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी है फीमेल में। फीमेल की ओवरी कहाँ प्रेजेंट होगी, लड़की है क्रिकेट खेलेगी बोलेगी एक बार मैं छक्का ही मारूंगी, मैं चौके से अपना पेट नहीं भरूंगी, या तो वो 2 रन लेगी दौड़ दौड़ के, ठीक है, या तो छक्का मारेगी। तो इसका मतलब है कि जो ओवरी होगी 2 से लेकर कहाँ तक प्रेजेंट है 6 सेगमेंट तक प्रेजेंट है। ठीक है, जो फीमेल में कॉकरोच में ओवरी है वो 2 से लेकर 6 सेगमेंट तक प्रेजेंट है एब्डोमेन में। यहाँ पे देखिए ये ओविडक्ट यहाँ पे हो गया। ये देखिए कॉमन ओविडक्ट या वजाइना इसको बोल सकते हैं, दोनों ही ओविडक्ट जहाँ पे एक पासेज में खुल गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पर्मेटल थीका प्रेजेंट है, ये बोल सकते हैं पेयर के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे ही जब भी स्पर्म यहाँ पे रिलीज होगा इसमें तो यहाँ पे कहाँ स्टोर होगा स्पर्मेटल थीका में होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोलैटरल ग्लैंड प्रेजेंट है, ये साइड में। अब देखते हैं जेनेटल चैम्बर ये वाला प्रेजेंट है, और ये जो जगह है वेस्टिब्यूल का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, ये खाली जगह यहाँ प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं जो जेनेटल पाउच होता है फीमेल में कौन बनाता है जेनेटल चैम्बर और वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, जो स्पर्मेटोथीका है ये 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं फीमेल कॉकरोच में। ठीक है, ये हो गया गोनाइफोफॉसिस ये वाला पार्ट। आगे चलते हैं, आगे कौन एक्सटर्नल फीचर ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग को आप तो हर कोई देखा है, उसका 2 ही पार्ट होता है, एक हेड होगा दूसरा ट्रंक हो गया, बड़ा सा हेड हो गया, आंखें हैं इसकी, ट्रंक है, पूरी बॉडी इसकी ऊपर से आप देखेंगे तो ग्रीन कलर का है, स्पॉट है इस पे ढेर सारे, लेकिन आगे से देखेंगे वेंट्रल साइड तो ये पेल येलो होंगे, हल्का सा पीला होंगे। ठीक है, जो डॉटेड स्ट्रक्चर है कहाँ होते हैं इनके, बोल सकते हैं कि ये डॉर्सल वाले पार्ट पे होंगे। वेंट्रल वाला जो पार्ट होगा वो बहुत लाइट कलर का होगा, येलो कलर का। ठीक है, ये फोर लिम्ब होंगे, ये हाइंड लिम्ब होंगे। मेल और फीमेल फ्रॉग में क्या डिफरेंस है, जो मेल वाले होते हैं वहां पे क्या पाया जाता है वोकल सैक पाया जाता है, टर टर की आवाज आती है। ठीक है, तो वो कौन होते हैं मेल वाले फ्रॉग होते हैं। और दूसरा चीज और डिफरेंस क्या है कि जो उनका 4 लिम्ब होगा, जो पहला ये जो इनका वेब लाइक टाइप का उनका हाथ होता है स्ट्रक्चर, तो 4 पाए जाते हैं, इसमें 4 वेब होते हैं, इसमें 5 होंगे, दोनों में सेम है, मेल और फीमेल दोनों में सेम है। लेकिन खास बात ये होती है जो 4 लिम्ब है किसका
जो मेल वाले कॉकरोच होंगे उनमें जो पहले वाले होंगे वहाँ पे क्या पाया जाता है, कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है। ठीक है, तो ये मेल वाले में प्रेजेंट होंगे। जो मेल और फीमेल कॉकरोच को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहली चीज कि जो मेल वाले कॉकरोच होंगे उनके टर टर की आवाज होगी, मीन साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कार्ड प्रेजेंट होते हैं मेल वाले फ्रॉग में। इसके अलावा जो उनका फोर लिम्ब है, उनका जो पहला वाला डिजिट होगा वहाँ पे कॉपुलेटरी पैड पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे इनका एलिमेंट्री कैनाल वगैरह देख लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, ये उनका हार्ट है, छोटा सा दिल है उनका, ये हो गया उनका लीवर, उनमें क्या है, गाल ब्लैडर, ह्यूमन की जैसी सिमिलरिटी है। ये यहाँ पे लंग्स हो गए। ठीक है, खाना उसने कुछ भी खाया, इसोफेगस से आया स्टोमच की तरफ, यहाँ पे उसका इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ से जाएगा ओपन कहाँ होगा, ओपन होगा कोकल में। ठीक है, यहाँ पे उसका क्या है, कोकल एपर्चर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये कौन है, किडनी है। किडनी के ऊपर ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फैट बॉडी, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूरेटर ओपन होगा कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है किसमें, याद रखिएगा, ये ओपन हो रहा है किसमें, कोका में। सारी जितनी भी चीजें हैं, चाहे रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव बोल सकते हैं, या फिर जो इसका बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री वाला, जितने भी प्रोडक्ट होंगे ये सब कहाँ ओपन होंगे, एक ही जगह, एक ही चैम्बर है, जैसे कि कोकल एपर्चर बोला गया है, इसी छेद से निकल जाएंगे बाहर और जो कोका है यहाँ पे रिलीज होंगे। ये कौन है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यहाँ पे यूरिन वगैरह स्टोर होंगी। आगे देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे देखिए किडनी है, किडनी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है कि इनके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर बोल सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। फिर इनकी जो टेस्टिस है एकदम वो किडनी पे चिपकी हुई होती है, बोल सकते हैं एकदम किडनी पे ही है। जब भी यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म वगैरह बनेगा, वॉस डिफरेंस के थ्रू कहाँ, किडनी में रिलीज होगा। ये जो आपको पीछे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या, फैट बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब जो किडनी से जो भी यूरिन बन के निकल रहा है वो, और साथ में जो बोल सकते हैं जो स्पर्म बना होगा, किसमें, मेल कॉकरोच की बात हो रही है, वहाँ इनका एक ही पासेज है। ये देखिए उसको बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक, मतलब यूरिन भी आ रहा है, साथ में इनके जो मेल गैमेट्स हैं वो भी आ रहे हैं। कहाँ ओपन हो रहे हैं, कोकल में ओपन हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे दिखाया गया है, किस पे, किडनी पे। अब आगे देखते हैं, ये वाला पार्ट किसका है, रेक्टम का है। ये वाला जो होगा कोकल एपर्चर होगा, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होंगे। फीमेल में देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे देखिए ये कौन है, किडनी है, इसके ऊपर कौन है, एड्रिनल ग्लैंड होंगे। यहाँ पे ही ओवरी है, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवरी भी प्रेजेंट है किडनी के ऊपर। बट खास बात यहाँ पे क्या है कि जो इनका ओविडक्ट वाला पार्ट है वो अलग है। ओवरी से तो ओवा निकलेगा, एग्स निकलेंगे, और कौन कलेक्ट कर लेगा, ओविडक्ट, और इनका दूसरा पासेज हो जाएगा, इनका ओविडक्ट का दूसरा पासेज हो जाएगा। कहाँ ओपन होगा, कोका में ओपन होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो किडनी है, किडनी तो यूरिन बनाएगी, इनका भी ओपन, यहाँ इनका यूरेटर अलग होगा। बोल सकते हैं कि यूरेटर और ओविडक्ट क्या होंगे, अपना डिफरेंट काम करेंगे। यूरेटर सिर्फ यूरिन लेके आएगा फीमेल वाले पार्ट में, और ओविडक्ट जो होगा एक्स लेके आएंगे, ओवा लेके आएंगे। ठीक है, कहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे देखिए कोका में लेके आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखिए यहाँ पे कोकल एपर्चर हो गया, यहाँ पे भी यूरिनरी ब्लैडर हो गया। अब आगे चलते हैं नए चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए यहाँ पे आरबीसी जैसा कि हम जानते हैं राउंड होते हैं, बाइकॉनकेव शेप के होते हैं। डब्ल्यूबीसी एमोबाइड शेप के होते हैं। ठीक है, कोलमनर एपिथेलियम जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, नैरो होंगे, जो इनका न्यूक्लियस होगा बेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए जो नर्व्स होंगे ब्रांचिंग और लॉन्ग, सबसे हमारे बॉडी में सबसे बड़ा नर्वस सिस्टम ही है, मतलब कि नर्व्स के सेल ही सबसे बड़े होते हैं जो ब्रांच और पूरे फैले हुए हैं पूरे बॉडी में, नर्वस सिस्टम ये बनाते हैं। ठीक है, ट्रैकेट्स की बात करते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ट्रैकेट जिम्नो और एंजियोस्पर्म दोनों में पाए जाते हैं, बट वेसल्स होता है तो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। ठीक है, मीजोफिल कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, ओवल होते हैं, मतलब कि कौन वाले, स्पॉन्जी वाले शेप के हैं। ठीक है, और ये बोल सकते हैं सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, ये मोनोकॉट की लीफ में प्रेजेंट है, डाइकॉट में दोनों है, पहली साइड वाली भी प्रेजेंट है और स्पॉन्जी वाली भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा कि कितनी इसकी साइज है, 10 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, 10 से 20। अगर टिपिकल बैक्टीरिया की बात करेंगे 1 से 2। ठीक है, माइक्रोमीटर। पीपीएलओ को बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर माइकोप्लाज्मा, जो अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ये टिपिकल, ये बोल सकते हैं टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर है, या इसको याद कर लीजिए। इस स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा अगर साइज आ सकता है आपको। वाइज जो होंगे 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर होंगे। आगे चलते हैं, ये होंगे प्लांट सेल होंगे, ये वाले एनिमल सेल होंगे। अब देख लेते हैं प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में तो पहली बात तो सेल वॉल पाया जाएगा। ठीक है, ये बड़ा सा क्या है, वैक्यूल पाया गया है। ठीक है, मैं डिफरेंस बता रही हूँ, बाकी सारी चीज देख लेना। इसके अलावा क्या पाया जाएगा, एनिमल सेल में
कोई सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, कोई वैक्यूल नहीं पाया जाएगा। सेल वॉल की जगह यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेल वॉल पाया ही नहीं जाएगा, तो यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये सेल वॉल नहीं है, बस माइक्रोविलाई है। और इसके अलावा यहाँ पे वैक्यूल नहीं पाए जाते। सेंट्रियोल जो होंगे प्लांट सेल में नहीं पाए जाएंगे, एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जब भी प्रेजेंट होंगे बोल सकते हैं नॉन मेम्ब्रेनस है। राइबोसोम तो दोनों में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो भी नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। तो आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा इसका। आगे देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका जो मॉडल किसने दिया था, निकोलसन एंड सिंगर ने। कब दिया था, 1972 में दिया था उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड के लेयर से बनी हुई है। जो लिपिड के हेड है बाहर की तरफ है, उनकी जो टेल है अंदर की तरफ है, हेड बाहर की तरफ है। यहाँ पे मतलब बाई लेयर बन रहा है, लिपिड की दो ही चीज है। जो लिपिड है इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इनमें हेड और टेल पाए जाते हैं। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स पानी को लव करता है, बट इसके जो टेल होते हैं नफरत करते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो जो बोल सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है क्या है, बाहर की तरफ हेड है, मीन्स हाइड्रोफिलिक, इनके जो हेड बाहर है, लेकिन जो इनका हाइड्रोफोबिक टेल है अंदर की तरफ है, दोनों तरफ। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया गया है। ये कौन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, जो पूरी तरीके से टोटली बरीड है, या बोल सकते हैं ये पार्शली क्या है, धसे हुए हैं। ठीक है, किसमें, जो लिपिड के लेयर है उनके अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर है, ये फॉस्फेट के बने हुए हैं। पहली चीज याद रखिएगा, यहाँ पे साइड साइड में और भी प्रोटीन है, इसे पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। ये देखिए शुगर प्रेजेंट है। शुगर कहाँ प्रेजेंट है, पेरिफेरल प्रोटीन के ऊपर। अगर शुगर प्रेजेंट होंगे प्रोटीन के ऊपर तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। लेकिन अगर शुगर डायरेक्टली प्रेजेंट होंगे किसके, लिपिड के ऊपर, तो इसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये है कोलेस्ट्रॉल यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, बीच बीच में ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम एक चीज और भी तुमको बता देना चाहते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं ये कैसा इनका मूवमेंट होता है। इनका जो मूवमेंट होगा प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट होगा हमेशा, लेकिन जो लिपिड है ये लैटरल भी कर सकते हैं, मोज़ैक मूवमेंट भी कर सकते हैं, रोटेशनल भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये देखिए न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन लगे हुए हैं यहाँ पे, और जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन होते हैं उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गए, पोर्स हो गए, तो ये न्यूक्लियर पोर हो गए। वहाँ पे ढेर सारे कुछ जालनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो स्मूथ वाले होंगे वहाँ पे राइबोसोम नहीं होंगे, जो रफ वाले होंगे उसमें ढेर सारे राइबोसोम अटैच होंगे, तो इसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब ही होता है क्या, जाल। आगे चलते हैं। आगे है गोल्गी अपरेटस। जो गोल्गी अपरेटस होते हैं इनमें जो इस टाइप के स्ट्रक्चर ढेर सारे फ्लैटेन स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसका डायमीटर 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर होता है। किसने ढूंढा था, कैमिलो गोल्गी ने ढूंढा था। कब, 1898 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका एक वाला जो फेज होगा उसको हम बोलेंगे फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, दूसरा वाला मैच्योरिंग फेज होगा। ये वाला फेज को सिस बोलेंगे, फॉर्मिंग फेज को ट्रांस फेज बोलेंगे, मैच्योरिंग फेज को। और फॉर्मिंग फेज के साथ इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स फेज, और ट्रांस फेज को हम बोलेंगे कॉन्केव फेज। मतलब एक बनाएगा दूसरा मैच्योर करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होता है ये इंपॉर्टेंट है, 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर होते हैं। अगर हम बोलते हैं एवरेज तो 0.5 माइक्रोमीटर होते हैं। जो लेंथ होगा किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, वो होगा 1 माइक्रोमीटर से लेके 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इस पे दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक आउटर हो गया, ये अंदर वाला इनर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखिए, आउटर मेम्ब्रेन है बाहर, अंदर इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन होगा ये कॉन्वलेटेड स्ट्रक्चर का होगा, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। जो इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। कि इनफोल्डेड मेम्ब्रेन होते हैं किसका, इनर मेम्ब्रेन का ही होते हैं। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होगा उसे बोलेंगे इंटर या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें जो बोल सकते हैं डिवीजन होता है फिजन के थ्रू। ये फिजन की वजह से क्या करते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। जिसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, उनमें क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सिलेंडर शेप के हो सकते हैं, ये सॉफ्ट शेप के हो सकते हैं, इनका शेप डिफरेंट भी हो सकता है, बट इनका अगर नंबर की बात करें तो जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं। आगे है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, फिर इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन सबके लिए जनरली परमेबल होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होता है सिलेक्टिवली परमेबल होता है। ठीक है, ये है एक एक को बोलेंगे एक स्ट्रक्चर को थैलाकॉइड, और ढेर सारे थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर एक साथ हो जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रैनम बोलेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, ये जो स्पेस है इसको बोलेंगे स्ट्रोमा, और एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से जुड़े हुए हैं किससे, स्ट्रोमा लैमेली की वजह से। तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होता है कहाँ होता है, ग्रेना में होता है। ठीक है, और जो स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। मीन्स कि लाइट रिएक्शन में यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है वाटर का। ठीक है, एटीपी बनता है, ऑक्सीजन बनता है, NADPH बनता है। और जो स्ट्रोमा है यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है, ATP NADPH का इस्तेमाल करके यहाँ पे बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है।
आगे चलते हैं। आगे है राइबोसोम का स्ट्रक्चर। राइबोसोम हम जानते हैं 70 ईयर्स भी होते हैं, 80 ईयर्स होते हैं। जो राइबोसोम का जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर होता है वो 50 ईयर्स का होता है, छोटा वाला 30 ईयर्स का सब यूनिट होगा। 80 ईयर्स वाले में क्या होगा, 60 ईयर्स होंगे और दूसरा वाला होगा 40 ईयर्स। तो ठीक है, इसमें जो सब यूनिट है ये वाला जो है लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल। अगर हम बात करते हैं 70 ईयर्स का तो ये 50 ईयर्स होंगे और ये वाला छोटा वाला 30 ईयर्स होगा। अगर हम बात करते हैं 80 ईयर्स का तो ये वाले 60 ईयर्स होंगे, ये वाले 40 ईयर्स होंगे। दोनों ही स्ट्रक्चर जुड़े होंगे किससे, मैग्नीशियम के आयन से जुड़ेंगे। ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए स्ट्रक्चर दिया है सीलिया और फ्लैजेला का, डिफरेंट पार्ट किस तरीके से अरेंज हुए हैं। बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्या है यहाँ पे, पेरिफेरल। यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल डबलेट में, मतलब दो यहाँ पे डबलेट में क्या है 9 पेरिफेरल क्या है यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल अरेंज हुए हैं। एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हैं, इंटर डबलेट ब्रिज से, या फिर बोल सकते हैं लिंकर। ठीक है, यहाँ पे बीच में देखेंगे क्या है, सेंट्रल सीथ प्रेजेंट होता है। बीच में कौन है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट है। ये किससे जुड़े हुए हैं, लिंकर से जुड़े हुए हैं, या बोल सकते हैं ब्रिज से जुड़े हुए हैं। मोस्ट कॉमनली ब्रिज बोलिए, तो ये ब्रिज से जुड़े हुए हैं। अगर जो पेरिफेरल वाले की बात करते हैं, जो माइक्रोट्यूबुल, उनके पास क्या पाया जाता है, रेडियल स्पोक पाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस को हम जानते हैं 1831 में ढूंढा गया था। किसने ढूंढा था, न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था। सबसे खास बात यह है कि जो अगर हम यूक्रियोट्स की बात करते हैं तो उनका जो न्यूक्लियस होगा, यूक्रियोटिक न्यूक्लियस जो होगा, उनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, पूरा वेल डिफाइंड डबल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगा कितने का होगा, उसका जो डिस्टेंस होगा 10 to 50 नैनोमीटर। ठीक है, 10 to 50 नैनोमीटर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे जो इनका डबल मेम्ब्रेन है उनमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। पोर इसलिए पाए जाते हैं कि जो अंदर जो यहाँ पे न्यूक्लियर प्लाज्म है, जो भी यहाँ पे मटेरियल है, ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाए और साइटोप्लाज्म का कुछ मटेरियल कहाँ चला जाए, न्यूक्लियस के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डीएनए है, जो डबल हेलिक्स डीएनए है, यूक्रियोट्स की बात कर रही हूँ, वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो किसके थ्रू जाएंगे, जो न्यूक्लियर में जो पोर है उसके अंदर से ही बाहर निकलेंगे ना। तो ये इसके अंदर जो न्यूक्लियर पोर है, इसके अंदर ही जब भी यहाँ पे बोल सकते हैं रेप्लिकेशन हो रहा है या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो ट्रांसलेशन होने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये बाहर निकल आएंगे। ठीक है, इसमें कुछ न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं न्यूक्लियोलस, ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इनका मेन काम होता है राइबोसोमल आरएनए बनाना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमैटिन हो गए। ठीक है, दो क्रोमैटिन जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हैं, काइंडोकोर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन पे हम डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स देखेंगे। अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो जाए बीचों बीच तो हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला भी पार्ट, ये वाला भी पार्ट, दोनों ही आर्म क्या है, बराबर है। अगर थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा और दूर हो जाए तो बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो एक छोटा एक बड़ा, जो छोटा वाले आर्म होंगे उसको पी बोलेंगे, जो बड़े वाले आर्म होंगे उससे क्यू बोलेंगे। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये वाले में देखिए जो सेंट्रोमियर है ना बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, ना बीच से दूर है, सब मेटासेंट्रिक में नहीं है, ना बोल सकते हैं ना बीच में है। तो बीच में अगर रहेगा तो हम उसे बोलेंगे मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा आगे हुआ तो सब मेटासेंट्रिक। अगर उससे भी और आगे चला गया सेंट्रोमियर, ठीक है, तो इसे बोलेंगे एक्टोसेंट्रिक क्रोमोसोम। आगे देखते हैं। आगे अगर टेल पे प्रेजेंट, एकदम टर्मिनल पे प्रेजेंट, इसे बोलेंगे टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे एक वाला जो आर्म होगा बहुत छोटा रहेगा, एक क्या होगा, लॉन्ग होगा। आगे देखते हैं। आगे नया चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे कंपोजिशन आपको याद करने पड़ेंगे। अर्थ क्रस्ट में कितने, ह्यूमन बॉडी में कितने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, जो नाइट्रोजन होगा बहुत कम है, किसमें, अर्थ क्रस्ट पे। हमारी बॉडी में 3.3 प्रेजेंट है। और सिलिकॉन जो होते हैं अर्थ क्रस्ट में 27.7% प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में नेचुरल है। आप सबको याद कर लीजिएगा, लेकिन जो एक्सेप्शन है उसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सोडियम आयन किस तरीके से होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर। कंपाउंड में देखिए NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट। जो फॉस्फेट और सल्फेट होते हैं ना, ये किस में आते हैं, ये बोल सकते हैं एसिड सॉल्युबल वाले पार्ट में आते हैं। मतलब कि मैंने कोई टिश्यू को ग्राइंड करके पीस लिया, अब उसको हम छान रहे हैं, किससे, कॉटन से। ठीक है, ये मान लीजिए ये कोई वेसल है, हमने इस पर कॉटन लगा दिया, इस पर हमने ग्राइंड कर दिया, कुछ तो यहाँ फिल्ट्रेट बचेगा, तो फिल्ट्रेट में भी फॉस्फेट और सल्फेट वाले भी आएंगे, तो इसे बोलते हैं एसिड सॉल्युबल। और जो नहीं आएंगी, छन के ऊपर रहेंगे, उसे बोलेंगे रेटेंटेट, वो क्या होंगे, एसिड इनसॉल्युबल होंगे। आगे देखते हैं। आगे स्ट्रक्चर किसका है, शुगर का दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पे हम जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला कैसा है, C6H12O6 होता है। राइबोस का किस तरीके होगा, मतलब इसका 6 कार्बन का बनेगा स्ट्रक्चर, इसका 5 कार्बन का रहेगा। अब बात करते हैं अमीनो एसिड के। अमीनो एसिड में एक कार्बन होगा, एक क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, एक अमीन ग्रुप होगा, एक COH होगा। ये कंफर्म होंगे ये तीनों स्ट्रक्चर। एक वेरिएबल R होगा, यही R डिफाइन करेगा कि एसिडिक अमीनो एसिड है कि न्यूट्रल है
ठीक है, कि हम बोल सकते हैं कि ये बेसिक है, ये R डिफाइन करेगा। याद रखिए ट्रिक, गैस से याद रखिए कि ये तीनों क्या है, सेम है। कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन और हाइड्रोजन सब में सेम है। ठीक है, अगर यहाँ पे H लग जा रहा है तो मतलब ग्लाइसिन हो गया। ठीक है, अगर CH3 लग जा रहा है, ठीक है, मिथाइल लग जा रहा है तो एनालिन हो गया। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल लग जा रहा है तो इसे सिन बोलेंगे। मतलब आप गैस से याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन और हाइड्रोजन सेम है। अगर H लग गया ग्लाइसिन हो गया। ठीक है, अगर मिथाइल ग्रुप लग गया तो यहाँ पे हो गया एनालिन। अगर यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्सी मिथाइल लग गया, CH2OH ग्रुप लग गया तो स्टेरिन हो गया। तो गैस से याद रख लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है फैटी एसिड जिसमें है पाल्मेटिक एसिड। यहाँ पे आप इस चीज को याद रखिए कि अगर कार्बोक्सिलिक कार्बन को जोड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को जोड़ेंगे तो 16 कार्बन होंगे, अगर इसको निकाल देंगे तो सिर्फ 15 कार्बन होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट है क्रिस्टॉल का, यहाँ प्रेजेंट है, ये देख लीजिए, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इसको बोलते हैं। फिर है ट्राई ग्लिसराइड, R1 R2 R3 फैटी एसिड है ये। ठीक है, बात करते हैं फॉस्फोलिपिड। वही फॉस्फोलिपिड जो कहाँ प्रेजेंट था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था, उसे लिसिथिन बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर उसका है। कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर वहाँ पे है। आगे देखते हैं, ये देखिए प्यूरिन है, ये पिरामिडिन है। प्यूरिन में कौन आएगा, A और G, मिस एडनिन हो गया, गोनिन हो गया। पिरामिडिन में कौन आएगा, यहाँ पे थाइमिन हो गया, साइटोसिल हो गया। ठीक है, साइटोसिन हो गया और यूरेसिल हो गया। यूरेसिल किस में होगा, RNA में प्रेजेंट होगा थाइमिन की जगह। ठीक है, तो हम जानते हैं जो प्यूरिन होते हैं वहाँ पे दो डबल स्ट्रक्चर वाले, यहाँ पे डबल बाई साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होते हैं। वो भी बोल सकते हैं कि ये हेट्रोसाइक्लिक होंगे। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब यहाँ पे सिर्फ कार्बन ही नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है तो हेट्रोसाइक्लिक होंगे। पिरामिडिन में क्या होंगे, सिर्फ सिंगल रिंग प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यही प्यूरिन कहाँ पे जुड़ जाएंगे, अगर राइबोस शुगर पे जुड़ गया उसके पहले कार्बन से, किस कौन से बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो क्या बना लेंगे, उसको बोलेंगे एडेनोसिन। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, अगर न्यूक्लियोसाइड के जो 5वें कार्बन, ये जो राइबोस शुगर है उसके 5वें कार्बन पे हम बोल सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप आ गया तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गए। ठीक है, अब देखते हैं पिरामिडिन में ये यूरेसिल है। यूरेसिल क्या है, ये पिरामिडिन है, ये नाइट्रोजन बेस है। जब ये राइबोस शुगर के पहले कार्बन से जुड़ जाएगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से तो क्या किससे बदल जाएगा, न्यूक्लियोसाइड्स में बदल जाएगा। अब यही न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में यहाँ 5वें कार्बन पे, अगर यहाँ ये जो 5वां कार्बन है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाए ये वाले 5वें कार्बन पे, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा। बट खास बात ये है कि जो यूरेसिल होता है ये RNA में प्रेजेंट होता है थाइमिन की जगह। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो स्ट्रक्चर दिया गया है ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर किस तरीके से दिया गया है, जो राइट साइड होंगे, याद रखिएगा, जो राइट साइड वाले होंगे इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे। ठीक है, ये राइट साइड वाले, और जो लेफ्ट वाले होंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड होंगे ग्लाइकोजन में। आगे देखते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का। ये प्राइमरी प्रोटीन होंगे और ये सेकेंडरी होंगे, टर्शियरी कोऑर्डिनेटरी। प्राइमरी प्रोटीन, अगर स्टार्ट प्रोटीन कहाँ से होता है, एन टर्मिनल से होता है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है पहला प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड पहला यहाँ से जुड़ेगा। प्रोटीन खत्म कहाँ होता है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड का जो टर्मिनल है जहाँ पे एंड हो रहा है वो C होगा, और इसको बोल सकते हैं राइट साइड में प्रेजेंट होगा। तो ये सिंपल से स्ट्रक्चर प्राइमरी में देखने को मिलेगा। सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में होगा और बीटा शीटेड के फॉर्म में भी होगा। नेक्स्ट है टर्सरी। टर्सरी में क्या होगा कि एकदम घूम घूम के इस तरीके से होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ज़्यादा करके हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ जो एंजाइम होते हैं वो टर्सरी प्रोटीन के बने होते हैं। कोऑर्डिनेटरी प्रोटीन में देखेंगे ये किसका एग्जांपल है, हीमोग्लोबिन का। 2 अल्फा होगा, 2 बीटा चेन उसका होगा, यूनिट होगा। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या होगा, प्रोग्रेशन रिएक्शन। यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट है, अगर हम वहाँ पे एंजाइम रख दें तो इसका मतलब कैटिस्ट की तरह काम करेगा, वो जल्दी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा। मतलब कि यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर सबस्ट्रेट है, कोई भी एंजाइम नहीं है, तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा किससे बदलने में, प्रोडक्ट में बदलने में। तो जो सबस्ट्रेट होगा उसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा ज़्यादा होगा, किसके, विदाउट एंजाइम। जब हम एंजाइम नहीं ले रहे तब उसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हम एंजाइम ले रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब यहाँ पे कम होगा तो इसका मतलब कि एंजाइम के आने से जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है इजीली किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चेंजेस, जो यहाँ पे इफेक्ट देखेंगे किसका, पीएच, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, अगर एंजाइम जो है एंजाइम की एक्टिविटी किसी ऑप्टिमम पीएच पे काम करेगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेगी, यहाँ पे उसकी मैक्सिमम होगी, चाहे टेम्परेचर चाहे पीएच में। यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे भी कम होगी। तो याद रखिएगा कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर पे काम करती है। यहाँ पे दिया गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एंजाइम कंसंट्रेशन, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, पहले धीरे धीरे बढ़ेगी, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगी। क्योंकि एंजाइम तो क्या है, अगर आप 10 एंजाइम यूज कर रहे हैं तो बस वहीं तक करेगी। आप और सबस्ट्रेट दे रहे हैं कि और प्रोडक्ट बने तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, आगे
एंजाइम जब इसमें देंगे आप तो क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट में सब्सट्रेट और एंजाइम एक साथ बाइंड कर जाते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है, प्रोडक्ट बनता है, एंजाइम रिलीज हो जाता है। अगर एंजाइम ही कम है तो इसका मतलब सैचुरेशन स्टेज उसका जल्दी आ जाएगा। इसके बाद आगे जो बोल सकते हैं उसका मैक्सिमम वेलोसिटी वो बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि सब्सट्रेट का जो बोल सकते हैं प्रोडक्ट में बनाता है जो एंजाइम, प्रोडक्ट में जल्दी से कन्वर्ट कौन कराता है, एंजाइम कराता है। ठीक है, अगर एंजाइम ही कम है तो इसका मतलब जो उसका मैक्सिमम स्पीड वहीं तक रहेगा जितने एंजाइम प्रेजेंट होंगे। और भी आप वहाँ पे सब्सट्रेट डालेंगे, एंजाइम जब सबसे बाइंड कर गए हैं सारे सब्सट्रेट से तो प्रोडक्ट तो उतना जल्दी बनेगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में। ठीक है, किस तरीके से सेल की साइकिल चलती है, फिर सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, ये वाला जो फेज होगा इंटरफेज होगा। इंटरफेज जो होता है 95% मतलब कि किसी सेल में अगर बोलेंगे कि सेल डिवाइड करने वाला तो उसका जो 95% होगा वो कौन होगा, इंटरफेज होगा। 5% पे ही क्या करता है, सेल अपने आप को डिवाइड करता है। मीन्स जो इंटरफेज है रेस्टिंग फेज है, यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड होने के लिए। उसमें इंटरफेज में G1 S G2 मतलब पहले G1 आएगा फिर S और G2। G1 फेज में क्या होगा, जो मोस्ट ऑर्गेनल होंगे वो क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवाइड होता रहेगा। S फेज की खास बात ये है कि यहाँ पे DNA का बोल सकते डुप्लीकेशन या बोल सकते रिप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम का भी रिप्लिकेशन होगा। साथ में ये कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे। अगर सेंट्रियोल प्रेजेंट है, एनिमल सेल की बात करती हूँ, ये कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म में उनका डुप्लीकेशन होगा। सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे अमाउंट जो होंगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, G2 फेज की बात करते हैं तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कुछ प्रोटीन बनते हैं जो माइटोसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह जो कहाँ बनती हैं, ये S फेज में बन जाती है। तो याद रखिएगा कि तीनों ही फेज में जो साइटोप्लाज्म है वो अपने आप को डिवाइड करता रहेगा कंटिन्यूअसली, कहीं रुकेगा नहीं। G1 फेज में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। S फेज में DNA का डुप्लीकेशन होगा या क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, उनका कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, अमाउंट बढ़ेंगे बट नंबर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर होगा। साइटोप्लाज्म की बात करें तो वहाँ पे सेंट्रियोल क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा एनिमल सेल में, क्योंकि सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन भी कहाँ बनता है, S फेज में बनता है। G2 फेज की बात करते हैं तो इनमें जो है मोस्ट ऑफ दी बोल सकते हैं RNA और भी जो प्रोटीन है जिसकी जरूरत होगी माइटोसिस में, वो यहाँ पे बनते हैं। एम फेज की बात करते हैं तो मोस्ट एक्चुअल है, बहुत ड्रामेस्टिक फेज होता है एम फेज, जिसके 5 पार्ट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जब सेल अगर डिवाइड ही नहीं करना चाहता है, ठीक है, G1 फेज है उसको डिवाइड नहीं करना है किसी रीजन, तो वो G0 में चला जाएगा। यहाँ पे जो सेल होगा वो क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा बट सेल डिवीजन नहीं करेगा, जब जरूरत पड़ेगी तब करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे ये है अर्ली प्रोफेज का स्ट्रक्चर की किस तरीके से उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो रहा है। लेट प्रोफेज में क्या होगा, पूरी तरीके से जो ऑर्गेनल वगैरह वो सब क्या होंगे, टूटने लगेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, इस तरीके से ट्रांजिशन हो जाएगा मेटाफेज का। मिस सेंट्रियोल वगैरह क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बन जाएंगे और यहाँ किससे, यहाँ पे एस्टर फाइबर से सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम, ये है स्ट्रक्चर मेटाफेज है। मेटाफेज में क्या होता है कि जितने भी बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम होते हैं वो मेटाप्लेट स्टेज में आ जाते हैं, बीचों बीच आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं यहाँ पे। और किससे जुड़े होते हैं, ये सेंट्रोसोम से जुड़े होते हैं। ठीक है, एस्टर फाइबर की वजह से। अब आगे देखते हैं जो एनाफेज होगा, एनाफेज में क्या हो जाएंगे, फिर दोनों अलग हो जाएंगे। और एनाफेज की बात करें, हम माइटोसिस में बात करें तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। टेलोफेज की बात करेंगे तो अब एकदम टर्मिनल पे पहुंच गए, अब यहाँ पे क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगा सेल का और 2 सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इंटरफेज का स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पे स्टेजेस है किसके, मियोसिस फर्स्ट के। यहाँ पे मियोसिस में क्या होता है, 2 स्टेज आती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट आएगा, मेटाफेज फर्स्ट आएगा, एनाफेज फर्स्ट आएगा, टेलोफेज फर्स्ट आएगा, फिर सेल डिवीजन हो जाएगा, फिर मियोसिस सेकंड चलेगा, सेम एज माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है कि जो भी पेरेंट्स का क्रोमोसोम नंबर होगा वही सेम पाया जाएगा उनके डॉटर सेल में। मान लीजिए 4 है तो जो उनके डॉटर सेल है उसमें भी 4n ही रहेगा, सपोज करिए। ठीक है, अगर 2n होता तो उनकी जो डॉटर सेल 2n होगा, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस क्या है, रिडक्शन डिवीजन। अगर 2n है तो इनके जो डॉटर न्यूक्लियाई होंगे या फिर डॉटर सेल होंगे उनमें कितने होंगे, nn होंगे क्रोमोसोम का नंबर। ठीक है, तो अब देखते हैं मियोसिस फर्स्ट में, यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट है, यहाँ पे किस तरीके से क्रोमोसोम क्या होंगे, हाईली कंडेंस्ड होंगे, अपने आप को कंडेंस करेंगे। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम होंगे वो इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट की खास बात यह है कि यहाँ पे सेंट्रोमियर ना ब्रेक नहीं होंगे। मियोसिस में एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पे चले गए। टेलोफेज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल डिवाइड कर लिया। अब हम लोग अब इसका क्या कराएंगे, हम बोल सकते हैं मियोसिस सेकंड कराएंगे या बोल सकते हैं सेम एज द माइटोसिस। ठीक, यहाँ पे इस तरीके का होगा प्रोफेज सेकंड में,
ठीक है। प्रोफेज सेकंड के बाद मेटाफेज में देखिए इक्वेटर पे आ गए इस तरीके से। अब एनाफेज में क्या हो गया देखिए, यहाँ पे सेंट्रोमियर किस तरीके से अब देखिए ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पे चले गए, ये अपना लेके चलेगा, ये यहाँ पे लेके चलेगा, ये अपना लेके चलेगा, इस तरीके से सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर में कैसा था कि यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हुआ था, किसमें, एनाफेज फर्स्ट में, एक ही साथ थे, तो एक ही सेल में गए, यहाँ पे सेंट्रोमियर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर है, तो ये सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, ये वाला साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे, एनाफेज सेकेंड में ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है, टूट जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, जो क्रोमेटिड है या बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर आगे क्या होगा, जो टेलोफेज सेकंड होगा उसमें क्या हो जाएंगे, सेल का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो प्रोफेज है, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में देखिए किस तरीके का अरेंजमेंट है, इस तरीके का अरेंजमेंट है, यहाँ पे जो भी सेल बन रहे हैं, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के एंड में इस टाइप के बने, लेकिन जो मियोसिस सेकंड है उसमें देखिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ हो रहे हैं, मतलब कि हम कहना चाहते हैं कि जो मियोसिस है ये कैसा है, रिडक्शन डिवीजन है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2n है दिया गया है, ठीक है, तो इनके जो बोल सकते हैं लास्ट में जो 4 सेल बने हैं वही n हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक माइटोसिस से, मतलब एक बार माइटोसिस किसी सेल में हुआ तो वहाँ पे 2 सेल बनते हैं। अगर यहाँ पे 2n क्रोमोसोम नंबर है तो इनका भी 2n होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो एक सेल से एक बार मियोसिस हुआ तो उससे कितने 4 सेल बन रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड मियोसिस दोनों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये कैसे होता है, रिडक्शन डिवीजन। यहाँ पे अगर 2n है तो इनके जो बोल सकते हैं जो 4 सेल बने उसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे, मींस nn होंगे। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी डायग्राम में तो वही बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी, उसे फिर से समझाऊंगी, ठीक है। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने क्लास 12 की पूरी बायोलॉजी खत्म कर दी है NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ा के, तो उसका भी आपको लिंक मेरे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ उसको भी बताइएगा लाइक करके और सब्सक्राइब करके चैनल को। थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास यही तक।